आइए कॉर्पोरेट रडार की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी पूर्वांकरा की। करीब 2300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पूर्वांकरा का जो कारोबार है वो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे और गोवा में फैला हुआ है। कंपनी लग्जरी हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस के अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग में भी मौजूद है। अब अगर नतीजों की बात करें सालाना आधार पर, हमने देखा जो वित्त वर्ष 2024 है उसकी पहली तिमाही यानी कि जो जून क्वार्टर खत्म हुआ, इसमें पूर्वांकरा को 34 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले तकरीबन 18 करोड़ का घाटा हुआ है। मार्जिन भी घटे हैं। कामकाजी मुनाफे और आय में हालांकि बढ़ोतरी देखने को मिली। अब नतीजों पर ऐसा प्रेशर क्यों दिखा है, मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसी है, ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर कपूर सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हम आपकी टॉप लाइन देख रहे हैं, आय में 50% की वृद्धि दर्ज की है कंपनी ने, लेकिन आपने घाटा भी रिपोर्ट किया है, क्या कारण रहा है सर? नेहा, शुक्रिया एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू। देखिए, जो हमारा रेवेन्यू डिक्लेयर होता है वो अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितना हम के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक्सपेंसेस हमको इनकर करने पड़ते हैं वो एक्सपेंसेस करेंट जैसे लास्ट क्वार्टर के सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी उसमें बुक हुए हैं। तो अगर हमारा सेल्स प्री सेल्स नंबर जो आप देखें वो 119% से बढ़ा है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, विच इज अ फेनोमिनल मतलब परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। और अगर कैश फ्लो भी देखें तो फेनोमिनल है, ऑलमोस्ट 696 करोड़ टू बी एग्जैक्ट का कलेक्शन हुआ है। तो जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो डिलीवरी के पीछे जो एक्सपेंसेस लिखे जा रहे हैं, जैसे हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग अगर डबल हुआ तो एक्सपेंस भी डबल हुआ, और डबल होने की वजह से जैसे 15 करोड़ ज्यादा खर्चा हुआ है तो उसकी बुकिंग आज एक्सपेंस में हो गई है, लेकिन रेवेन्यू उसका नहीं आज हो रहा है अकाउंट। तो उसी तरह से जीएनए होता है, जीएनए भी हमको एक्सपेंस आउट करना पड़ता है उसी क्वार्टर में जिस क्वार्टर में हम एक्सपेंस इनकर करते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो अनोमली है उसकी वजह से है, लेकिन जैसे जैसे पोजीशन और डिलीवरी बढ़ती जाएगी वो रेवेन्यू रिकग्निशन बढ़ेगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है परफॉर्मेंस का, और हम इसलिए बड़े एक्साइटेड हैं परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि हमारा प्री सेल्स नंबर जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ओवर 100% ग्रोथ है हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कैश फ्लो कलेक्शंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 52% का ग्रोथ है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत अच्छी रही है। खाली मैटर ऑफ टाइम है जब ये आपको पीएनएल और बैलेंस शीट में दिखाई देने लगेगा। ओके, इनफैक्ट कपूर सर, मैं आपसे रीजन ही जानना चाह रही थी कि जो प्री सेल्स का इतना जबरदस्त नंबर निकल कर आया, कैसे अचीव किया है सर, क्या कारण रहा है? देखिए, ब्रांड की जो प्रेजेंस है और जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे, और ऑफकोर्स जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट है, हमने 2 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए पिछले क्वार्टर में, एक प्लॉटेड डेवलपमेंट और एक विला डेवलपमेंट। और पूरा मिला करके अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ब्रांड का, और ये कंसोलिडेशन के दौरान वो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एक एडवांटेज मिल रहा है हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और जो हम कस्टमर सर्विस पे फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से, और जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी इतनी स्पीड से हो रही है, एग्जीक्यूशन इतनी स्पीड से हो रहा है कि मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर हम प्राइस रियलाइजेशन भी देखें वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस से 11% बढ़ा है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आई थिंक जो कस्टमर्स है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा सेल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। सर, ये तो आपने सही कहा, मैं इसी पर थोड़ा सा और डिटेल जानना चाह रही थी। जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन जिसकी बात आपने कही 11% के आसपास बढ़ी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8,227 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के आसपास है। सर बताइए, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, आगे भी यही ट्रेंड रहेगा, और ओवरऑल मांग कैसी रही है, प्राइसिंग गोइंग फॉरवर्ड कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, जो डिमांड तो डेफिनेटली है, और आज जो टोटल इन्वेंट्री ओवरहैंग है कंट्री का, इन्वेंट्री अवेलेबल है कंट्री में, वो 12 महीने से कम की इन्वेंट्री अवेलेबल है। आज प्रॉब्लम सप्लाई साइड की है। तो जहां तक डिमांड का इशू है, डिमांड का कोई चैलेंज नहीं है। और ये जो ट्रेंड है प्राइस अप्रिसिएशन का, ये वैसे जनरली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलता है, इन द सेंस कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च प्राइस पे खरीदें और जब तक वो कंप्लीट होता है 50 to 70% अप्रिसिएशन उसके एक नेचुरल कोर्स में होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट होते जाता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस और वैसे वैसे प्राइस अप्रिसिएशन होता है। तो एक तो वो रीजन है, और दूसरा ये डिमांड सप्लाई जो डायनेमिक्स है उसकी वजह से भी हमें ये लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा प्राइस अप्रिसिएशन का अक्रॉस द मार्केट एंड कटिंग अक्रॉस सारे सेगमेंट्स। प्रोविडेंट हाउसिंग आप ले लें, पूर्वांकरा ले लें, पूर्वा लैंड ले लें, सभी सेगमेंट्स में ये हमने अप्रिसिएशन देखा है।
सर, ये आप अगर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी देखें तो क्या ये कमर्शियल और जो प्रीमियम हाउसिंग जिसमें आप भी काम करते हैं, अफोर्डेबल, क्या ये अक्रॉस हर सेक्टर में सप्लाई को लेकर यही स्थिति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं कुछ माइक्रो मार्केट्स में जहां पे कुछ एसेट्स का ओवर सप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर आप जनरल ट्रेंड देखें अक्रॉस द कंट्री, सब में एक डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच है, और जो सप्लाई है अगर कोई लॉन्च ना हो तो 12 महीने में वो पूरी सप्लाई खत्म हो जाएगी, विच इज वेरी गुड सिचुएशन फॉर द इंडस्ट्री। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आई थिंक जो कंसोलिडेशन है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, जो डिलीवरी पे फोकस्ड हैं, वही ब्रांड्स मार्केट में हैं। तो मेरे हिसाब से ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, और ये जो डिमांड सप्लाई गैप है वो हमको सभी एसेट क्लासेस में दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट मे बी 1 और 2 एसेट क्लासेस और 1-2 ज्योग्राफी में। अच्छा सर, थोड़ा ब्याज दरों पर मैं पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी। हमने रेपो रेट देखा जब बढ़ी तब कॉस्ट ऑफ डेट भी साथ साथ बढ़ा है। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से रेपो रेट है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, स्थिर रखा गया है। तो क्या कहा जाए इस वित्त वर्ष के लिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा सर? जी मुझे लगता है जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो स्टेबल रहेगा। आज की डेट में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कोई रेपो रेट में इंक्रीज होगा। जहां तक आरबीआई का सवाल है, आई थिंक कंट्री एक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है, और आज ग्रोथ एक स्ट्रांग फुटिंग पे है, तो उसको इम्पैक्ट करने के लिए कोई भी एडवर्स एक्शन मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई आज की डेट में लेगी। और जहां तक कंपनी का सवाल है, हमारा जो प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो आप एवरेज देखेंगे तो ज्यादा बढ़ा नहीं है, इवन दो कि 250 बेसिस पॉइंट से हमारा रेपो रेट बढ़ा है, लेकिन हमारा मार्जिनली अंडर 100 बेसिस पॉइंट्स ही बढ़ा है, जो कॉस्ट बढ़ा है। तो हम उसको एक स्टेबल नंबर पे देखेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि हमारा जो डेट है वो ओवरऑल पर स्क्वायर फुट ऑफ एरिया अंडर डेवलपमेंट वो आधे से कम हो गया है। सो वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, जिसका मतलब ये है कि जितना डेट हम लिए हुए थे उसी डेट पे सेम लेवल पे हम कहीं ज्यादा बिजनेस, ऑलमोस्ट डबल बिजनेस कर रहे हैं, और उसकी एडवांटेजेस आपको कंपनी के लिए आगे प्रॉफिट्स में और परफॉर्मेंस में और इनफैक्ट कैश फ्लोज में भी दिखाई देंगी। ओके कपूर साहब, आपने हमारे इंटरव्यू की शुरुआत में अपने 2 प्रोजेक्ट लॉन्चेस की भी बात करी थी। तो सर बताइए अभी प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, और इस वित्त वर्ष के लिए कितने नए लॉन्चेस अभी लाइंड अप हैं? किस तरह का पोटेंशियल आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? जी जो आगे अपकमिंग लॉन्चेस हैं, ऑलमोस्ट 16 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ डेवलपमेंट एरिया है, और वो अक्रॉस द कंट्री है। और इसमें प्रोविडेंट हाउसिंग में इस साल ज्यादा लॉन्चेस हैं। 7 मिलियन स्क्वायर फुट प्रोविडेंट हाउसिंग में है, करीब 3.5 मिलियन स्क्वायर फुट पूर्वांकरा और 3.5 मिलियन स्क्वायर फुट पूर्वा लैंड में है। तो ये आप इस कमिंग क्वार्टर में भी आप देखेंगे, सितंबर क्वार्टर में, कि हमारा एटलीस्ट 1 और 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च में जाएगा। आउट ऑफ 12 2 हम कर चुके हैं, 2 और इस क्वार्टर में जाएगा, और जो बाकी के लॉन्चेस हैं वो आगे के 2 क्वार्टर्स में आएंगे। तो लॉन्च को लेकर के हम लोग ट्रैक पे हैं, और हमें लगता है कि सेल्स की परफॉर्मेंस का ट्रेंड आप जरूर देखेंगे कंटिन्यू होता। सर कोई रीजन्स हैं जिसको आप पर्टिकुलरली गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, या ये अक्रॉस ऑल द एरियाज जहां जहां आपकी ऑलरेडी प्रेजेंस है? जी देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस सेल्स का रहा है, बैंगलोर हमारा डोमिनेंट मार्केट है। उसके अलावा हमारा मार्केट है तमिलनाडु, चेन्नई और कोची, और रेस्ट ऑफ इंडिया हम एक साथ काउंट करते हैं, लेकिन जो वेस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो आज की डेट में जो अपकमिंग लॉन्चेस है उसमें भी आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूशन बैंगलोर का रहेगा, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा अदर मार्केट्स में। आगे के लिए जो हम बिजनेस डेवलपमेंट की एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम 5 मार्केट में फोकस कर रहे हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई एंड पुणे। और हमें लगता है वेस्ट में हमारा काफी फोकस रहेगा न्यू प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए अगले साल। उसके लिए काफी एफर्ट बिजनेस डेवलपमेंट के एरिया में किया जा रहा है। ऑलराइट सर, एक और सवाल इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं। आपने प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया था कि कुछ पोटेंशियल एक्विजिशंस हैं जो आप अक्रॉस रीजन्स देख रहे हैं। सर ये बता पाएंगे सर क्या इरादा है एग्जैक्टली, पूरा प्लान क्या है और इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी? जी देखिए, हमारा जो न्यू एक्विजिशन का प्लान है उसमें मिक्स बैग है, कुछ आउटराइट है, कुछ जेडीए में है, और काफी कुछ रीडेवलपमेंट स्पेस में भी है। तो जैसे मुंबई में हमारा रीडेवलपमेंट में काफी फोकस है, जेडीए पे फोकस है, पुणे में हमारा आउटराइट और जेडीए में फोकस है, और बैंगलोर, हैदराबाद
और चेन्नई में मिक्स है आउटराइट और जेडीए के बीच में। तो ये जनरल एक मिक्स बैग है जिसमें हम एक बैलेंस रखते हैं एसेट लाइट और इन्वेस्टमेंट में। एक दूसरा विजन जो है वो ये है कि आगे हमको अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रखनी है अगले साल और उसके अगले साल, तो जो इन्वेंट्री आज हम निकाल रहे हैं और सेल कर रहे हैं उसको रिप्लेस करना जरूरी है। तो हमारा प्लान ये है कि जितना हम सेल कर रहे हैं उतना एटलीस्ट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप अगर ग्रोथ करते जाएंगे और न्यू लॉन्चेस ऐड करते जाएंगे तो आपको एक प्री सेल्स में और इवेंचुअली आपके रेवेन्यू बुकिंग में भी एक ट्रेंड नजर आएगा। तो विजन ये है कि हमारा जो 5 मार्केट है उसमें हमको डीपर जाना है और लार्जर मार्केट शेयर को लेना है। राइट, चलिए इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कपूर सर हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवाल हैं जिन पर उनके जवाब उनकी डिटेल्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रेडार। पूर्वांकरा का मैनेजमेंट इस समय हमारे साथ बना हुआ है। अब कपूर सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि अभी कंपनी का लैंड बैंक कैसा है, क्या स्थिति है और किस तरह का पोटेंशियल आप टॉप लाइन में आता हुआ देख रहे हैं इससे? जी नया अच्छा सवाल है। 45 मिलियन का लैंड बैंक है आज। इस साल उसमें से 16 मिलियन स्क्वायर फुट पे अप्रूवल आएगा और उसमें से करीब 7 मिलियन स्क्वायर फुट हम मार्केट में लेके जाएंगे वर्सेस लास्ट ईयर 3 मिलियन स्क्वायर फुट। तो जो ओवरऑल लैंड बैंक हमारे पास उसके बाद बचेगा जिसपे काम इस वक्त शुरू है वो करीब 30 मिलियन स्क्वायर फुट का बचेगा। तो उस पे भी काम शुरू है और न्यू एक्विजिशन पे भी काम शुरू है जो कि ये रिप्लेसमेंट करेगा हमारा जो इस साल इन्वेंट्री सेल होगा और जो लॉन्चेस होंगे उसको। सर आप मुझे बताएंगे, वैसे तो आप अक्रॉस सेक्टर्स में आपका प्रीमियम स्पेस में भी है, कमर्शियल स्पेस और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आपकी महारत है। क्या कोई पर्टिकुलर रीजन्स हैं जिसमें इन अलग अलग सेक्टर्स को आप खास से एक्सप्लोर करेंगे? आपने कहा पश्चिम भारत पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे, क्या यह मुंबई सेंट्रिक होगा या दूसरे और सिटीज में भी जाने का इरादा है मुंबई पुणे के अलावा? जी, जहां तक वेस्ट इंडिया का सवाल है हमारा फोकस क्लियरली मुंबई और पुणे पे होगा। मुंबई में हमारा फोकस रीडेवलपमेंट और जेडीए पे होगा और है अगेन फ्री पे हमारा फोकस होगा। हम रीडेवलपमेंट भी इवैल्यूएट कर रहे हैं पुणे में क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी भी अब आ रही है। लेकिन जो ब्रांड वाइज ब्रेकअप है वो ये है कि हमारा 50% जो बिजनेस है और टोटल जो बिजनेस है उसका 50% वेस्ट से आने का है जो अगले 3 साल का टारगेट है हमारा। और जो टोटल बिजनेस है ब्रांड वाइज अगर आप देखें तो करीब 35% पूर्वांकरा से, 35% प्रोविडेंट से और अबाउट 20% बिजनेस जो है हमारा पूर्वा लैंड से आएगा और करीब 10% बिजनेस हमारा कमर्शियल से आएगा। तो ये एक हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और इसको नजर में रखते हुए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अनुसार भारतीय रियल एस्टेट में एनआरआईज का जो रुझान है वो खासा बढ़ता चला जा रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में आपसे जानना चाह रही थी, लोग अपने रहने के लिए तो घर लेते ही हैं, निवेश के लिए भी भारतीय अक्सर सेकंड थर्ड हाउस के लिए जाते हैं, लेकिन अब एनआरआई का भी इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। आपका ओवरऑल व्यू इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे मैं जानना चाहूंगी। जी, अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये एक ट्रेंड है कंट्री के लिए क्योंकि आज जितने एनआरआईज हैं उनको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट और एक सिक्योरिटी की जरूरत है उनके होम ग्राउंड पे विच इज इंडिया और उनके होम कंट्री में। और कई जगह पे आप जानते होंगे और सबको मालूम है कई जगह पे ऐसा है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती है और आपको कई बार वापस आना पड़ता है। और वो लोग तो जो वापस आने वाले हैं वो डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं कि उनका कभी ना कभी रिटायरमेंट होगा या वो आकर के इंडिया में रहेंगे किसी न किसी शहर में। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग एक टेम्पररी H1B वीजा पे जाते हैं जैसे यूएस वगैरह में और उनका भी ये रहता है कि शायद उनको वापस आना पड़े। तो है वो है कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी पे जो कि मुझे लगता है उस काफी मैटर कर रहा है आज की डेट में कि इंडियन इकोनॉमी में इतनी वाइब्रेंस है
कि उसका इम्पैक्ट हमको एक रियल एस्टेट में दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। आप चाहे स्टॉक मार्केट में देखें, आप रियल एस्टेट में देखें, आप मुझे लगता है कि एनआरआई कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही नजर आएगा आगे। राइट, चलिए, तो भारतीय तो घर खरीद ही रहे हैं, लेकिन एनआरआईज हैं वो भी अब देश की तरफ देख रहे हैं और खासतौर से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश करने को लेकर ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं। कपूर सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। धन्यवाद कंपनी के पूरे प्लान्स और ग्रोथ आउटलुक हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, इसके साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक न्यूज पर भी खबरों का सिलसिला जारी।